नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, मैं एस शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं और हिंदी का आदिकाल हमारा चल रहा है दोस्तों। वैसे तो मैं सारी यूनिट लगभग सारी करा चुका हूं, लेकिन आदिकाल को पुनः दोबारा से ले लिया है मैंने यहाँ पर। और हाँ, आदिकाल में मैं लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, नाथ साहित्य, जितनी बाकी जो पांच विधाएं हैं वो मैं करा चुका हूँ। और ये आखिरी है रासो साहित्य, जिसकी विशेषता और रास शब्द किससे उत्पत्ति हुई, रासक की से हुई, किससे हुई, ये मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता दे चुका हूँ। और इसी क्रम को चलते हुए दोस्तों, आज हम रासो जो साहित्य है, रासो जो ग्रंथ है, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले खुमान रासो पर चर्चा करेंगे। आज मैं दो रचनाओं को कराऊंगा, खुमान रासो और विजयपाल बीसल देव रासो। ठीक है, दोनों को कराऊंगा। इसके बाद कल पृथ्वीराज रासो होगा, और पृथ्वीराज रासो को मैं ऑलरेडी पहले ही यूनिट 5 में करा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो मैंने यूनिट 5 में कराया था दोस्तों, उसमें मैं काफ़ी और एडिट करूँगा और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उसमें डालूँगा, लेकिन वो क्लास सिर्फ प्राइवेट जो पेड स्टूडेंट है दोस्तों उनको होगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं रासो साहित्य के खुमान रासो पर, जिसके रचनाकार की अगर हम बात करते हैं तो दलपति विजय इसके रचनाकार हैं। और इसका जो रचना काल है दोस्तों, वो 9वीं शताब्दी है, जो कि सर्वमान्य है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेन जी, ये सब इसको मान्यता देते हैं कि 9वीं शताब्दी जो है आचार्य शुक्ल का रचना काल है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा 17वीं शताब्दी जो मानते हैं वो मोतीलाल मेनारिया जो हैं, इसका रचनाकाल तो 17वीं शताब्दी मानते हैं। और बस दो ही मान्यता है दोस्तों, वैसे सर्वमान्य 9वीं शताब्दी बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, छंदों की बात करते हैं दोस्तों। इसमें 5000 छंद हैं और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। ठीक है, तो ये तो मूल बातें होगी, मुख्य बातें होगी कि ये रचनाकार दलपति विजय हो गए, रचनाकाल 9वीं शताब्दी हो गई, छंद 5000 हो गए और भाषा इसकी राजस्थानी हो गई। आगे चलते हैं दोस्तों, अब इसमें जान लेते हैं कि इसकी कथानक क्या है। तो इस रचना में बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का वर्णन है, किंतु खुमाण का जो है वो विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे खुमाण रासो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कथानक होगी बेसिकली, जिसका कथानक है वो है खुमाण रासो, यानी कि बप्पा रावल से लेकर राज सिंह और महाराणा प्रताप सिंह तक का भी वर्णन दोस्तों इस रचना में मिलेगा। तो किंतु खुमाण का इसमें विस्तृत वर्णन दिया गया, इसलिए इस रचना का नाम खुमाण रासो रख दिया गया। अब इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, ये चित्तौड़ में 3 खुमाण नामक शासक हुए थे, 3 हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम में 3 खुमाण के नाम से हुए थे, बाकी तो और कई सारे हैं। ठीक है, करीब 11-12 लोगों का इसमें वर्णन है। उसमें से 3 जो खुमाण हुए थे वो हैं खुमाण प्रथम, खुमाण द्वितीय और खुमाण तृतीय। उसका जो समय काल है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। विक्रम संवत 810 से 865 प्रथम खुमाण का माना जाता है। विक्रम संवत 870 से 900 द्वितीय खुमाण का माना जाता है। और खुमाण तृतीय का जो समय है विक्रम संवत 1965 से 990 विक्रम संवत तक है। ये आचार्य शुक्ल के अनुसार है दोस्तों। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कई कई जगह पर ऐसा भी है दोस्तों, जो कि विक्रम संवत 870 से विक्रम संवत 898 दिया गया है, जो कि नागरिक विचारणी सभा द्वारा दिया गया है। तो वो अगर आ जाता है तो वो भी सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो शुक्ल का ही ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, इतना डीपली प्रश्न वैसे कोई आएगा भी नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, खुमाण रासो में द्वितीय खुमाण का विस्तार से वर्णन है और उसी पर आधारित उसी कथानक रचना दी गई है। इस रचना में खुमाण द्वितीय चित्तौड़ का शासक है तथा बगदाद के खलीफा जो कि धर्मगुरु हैं अल मामून के मध्य युद्ध का चित्रण दिया गया है। तो ये मुख्य जो विषय है कथा कहानी का वो है अल मामून, बगदाद के अल मामून और खुमाण द्वितीय के युद्ध का वर्णन इसमें विस्तृत रूप से दिया गया है। ठीक है, खुमाण रासो में दिए गए 24 युद्धों का वर्णन है दोस्तों। इसमें लगभग 24 युद्ध हुए हैं और उसमें 24 युद्धों का वर्णन खुमाण रासो में दिया गया है। इसके अलावा खुमाण रासो को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला जय काव्य कहा है दोस्तों। जय काव्य कहा है, वीर काव्य नहीं, ध्यान रखना। वीर काव्य तो बीसल देव को कहा है, जय काव्य कहा है खुमाण रासो को, ध्यान रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये आचार्य शुक्ल का। तो खुमाण रासो को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला जय काव्य कहा है। और इसकी जो हस्तलिखित कृति है दोस्तों, पांडुलिपि, वो पूना संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। ठीक है, अगली बात, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने खुमाण रासो को आदिकाल रासो साहित्य में स्थान ही नहीं दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना दोस्तों कि आदिकाल में हजार प्रसाद द्विवेदी ने खुमाण रासो को आदिकाल की रासो साहित्य में स्थान ही नहीं दिया था। ये भी एक
महत्वपूर्ण बात है। आगे चलते हैं हम इसके साथ। और हिंदी से संबंधित कोई भी विषय जानकारी के लिए दोस्तों हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। हमारा चैनल आप सभी का अपना चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए शेयर करें, और जितने बड़ा परिवार हमारा होगा उतनी ही बड़ी गहराई से मैं आपके सामने हिंदी से संबंधित, नेट जेआरएफ से संबंधित या पीजीटी टीजीटी से संबंधित आपकी बातें लेके आऊँगा। तो ये रहा दोस्तों, मैंने जो बताया वो बताया आपको कुमार रासो के बारे में। अब चलते हैं दूसरी रचना, वो है बीसल देव रासो। तो दोस्तों बीसल देव रासो को जो रचना काल है वो बहुत अलग अलग लोग मतों द्वारा अलग अलग लोगों ने दिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। तो 1155 ईस्वी जो दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। 57 जोड़ लेंगे तो 1213 के आसपास जो बैठेगा वो 1212, हाँ ठीक है, 1212 संवत बैठेगा दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने दिया। और वो सर्वमान्य मत भी है, सर्वमान्य मत भी माना जाता है 1212 संवत यानी कि 1155 ईस्वी। तो 1200 इसमें देखो इसकी जो प्रमाणिकता है वो इस प्रकार दी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बाकायदा लिखा भी हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। 1272 मझारी और जेठ बुधि नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभी शारदा ऋतु ब्रह्म कुमारी, ठीक है। और यहाँ रासक व रसायन से उत्पत्ति का जो प्रमाण है वो भी इस पंक्ति से दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो 1212 यहाँ पर संबत दिया गया है, ठीक है। दूसरा आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी का मत है वो है 1545 ईस्वी से 1560 ईस्वी। तीसरा मत है 1001 ईस्वी जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। और 1163 ईस्वी दिया है मिश्र बंधु ने। और 1016 ईस्वी दोस्तों नागरिक पिछाड़ी सभा काशी ने, यानी कि बाद में दोस्तों बाद में नागरिक पिछाड़ी काशी जो है सभा उसने इसे मॉडिफाई किया और 1016 इसको बताया। और इसकी जो प्रमाणिकता है वो इस प्रकार से दी पंक्ति के। ये इसमें एक पंक्ति है बीसल देव की, वो है संवत सहस 73 जानी नाल्य कबीबर सरसिया बाणी। ये एक पंक्ति कोई उन्होंने कहीं से दी है नागरिक पिछाड़ी सभा, उसके आधार पर ये कहा है कि जो 1016 ईस्वी है वो इसका समय काल है, ठीक है। और इसके अलावा 1015 है वो लाला सीताराम जी मानते हैं, ठीक है। तो विभिन्न मत हैं दोस्तों, इनमें से बहुत सारे मत हैं, अलग से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन जो मैंने अगर बात की जाती है दोस्तों तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का सर्वमान्य मत माना जाएगा, या काशी नागरिक पिछाड़ने के बारे में कुछ प्रश्न बनकर आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम मित्रों इस जो रासो ग्रंथ है उसका कथानक क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो उसका कथानक है, अजमेर के चौहान वंश के शासक बीसल देव तृतीय, जिनका सही नाम है दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ, तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इसका जो कथानक क्या हुआ दोस्तों, कथानक इसका हुआ अजमेर के चौहान वंश के शासक बीसल देव तृतीय यानी कि विग्रह राज चतुर्थ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, मेन जो नाम है राजा का वो विग्रह राज चतुर्थ है। वो मालवा और भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन किया है दोस्तों। और मैंने नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, इनका मूल नाम विग्रह राज है और बीसल देव जो है दोस्तों उनकी उपाधि है, ठीक है। बीसल देव क्या है, उनकी उपाधि है, यहाँ से प्रश्न क्या आ सकता है, तो मैंने ये क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं कथा का दोस्तों। जो कथा का सार है वो 4 खंडों में विभाजित है, ठीक है। तो रामचंद्र सिंह की पुस्तक के अनुसार मैंने दोस्तों ये बता रखा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रथम खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के बीसल देव का विवाह होना। द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहाँ 1 वर्ष रहना, ठीक है। तीसरी बात घटना है, तीसरे खंड जो है वो राजमती का विरह वर्णन दिया है, जिसमें बीसल देव उड़ीसा से लौटना दिखाया गया है लास्ट में। और चतुर्थ खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले जाना और फिर बीसल देव का वहाँ जाकर फिर से चित्तौड़ वापस लाना, ये पूरी घटना है 4 खंडों में, ठीक है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है द्वितीय खंड की। द्वितीय खंड में बीसल देव जो है राजमती उठकर उड़ीसा जा देता है, प्रस्थान कर जाते हैं, और शुक्ल जी ने वहाँ उड़ीसा में रहने का जो समय माना है वो 1 वर्ष माना है। जबकि बीसल देव जो रचना है उसके आधार पर वो जो समय है बीसल देव का रहने का 12 वर्ष का समय है, ठीक है। कितना है, 12 वर्ष का समय होता है उड़ीसा में रहने का बीसल देव रचना के आधार पर, जबकि शुक्ल जी ने 1 वर्ष कहा है। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में कुछ विशेषता जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेष बातें हैं दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट है। सत्य कथन असत्य कथन के आधार पर यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, और साथ ही साथ ये भी प्रश्न बन जाता है आपका तर्क और स्थापना वाले प्रश्न भी यहाँ से बन जाते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विशेषताएं, तो दोस्तों श्रृंगारिक रचना है। क्या है? श्रृंगारिक रचना है ये एक, और उसमें संयोग और वियोग दोनों प्रकार की श्रृंगारिकता का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरी बात है, इसकी जो नायिका है दोस्तों वो प्रोसित पत्रिका है, प्रोसित पत्रिका नायिका है। ठीक है, अगर आप प्रोसित पत्रिका नायिका का मतलब नहीं समझते हैं तो कमेंट में मुझे डालिएगा या मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि प्रोसित पत्रिका नायिका जो होती है वो कैसी होती है, किस नायिका को प्रोसित पत्रिका नायिका कहा जाता है नायिका भेद में। अगली बात है दोस्तों, हिंदी साहित्य में सबसे पहले 12 मासा का जो वर्णन देखने को मिलता है दोस्तों वो बीसल देव रासों में मिलता है। ठीक है, तो बीसल देव रासों में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही साथ नरपति नाल ने, स्वयं नरपति नाल ने इसे स्त्री रसायन कहा। ठीक है, क्या कहा? स्त्री रसायन कहा। ठीक है, तो नरपति नाल ने इसे क्या कहा? इसको स्त्री प्राण का, ये ध्यान रखना, स्त्री रसायन। ठीक है, जो उसके खुद रचनाकार हैं। अगली बात है, इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया हुआ है। तो जो सर्वत्र वर्तमान कालिक में जितनी भी क्रियाएं होती थी लिखने के लिए ग्रंथों में, उन सबका प्रयोग इसमें दोस्तों हुआ है। साथ ही यह एक 100 पृष्ठों की एक मुक्तक गेय रचना है। तो अगर आप इसकी काव्य दृष्टि देखी जाएगी, ये काव्य रूप है दोस्तों, तो ये काव्य रूप के कहा जाता है, एक मुक्तक गेय रचना है जो कि एक छोटी सी रचना है जो कि 100 पृष्ठों की है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, ठीक है, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार 100 पृष्ठों की एक मुक्तक गेय रचना है। शुक्ल जी ने इसकी भाषा को साहित्यिक हिंदी न मानकर राजस्थानी प्लस ब्रज प्लस मध्य देशीय मिश्रित मानी है। क्या मानी है? शुक्ल जी ने इसे शुद्ध साहित्यिक हिंदी न मान करके मिश्रित रचना मानी है। और उस मिश्रित रचना में कौन कौन सी आती है? राजस्थानी, ब्रज और मध्य देशीय मिश्रित रचनाएं इसमें आती हैं। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने वीर गीत परंपरा की पहली रचना बीसल देव को, मैं कहा जैसे वीर रचना की अगर बात करी जाएगी तो कौन सी पहली रचना मानी शुक्ल जी ने? बीसल देव रासो। और अगर जय काव्य कहा जाएगा तो कौन सा? जय काव्य अगर हम कहते हैं तो कौन सी रचना आएगी? कुमार रासो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई है। ठीक है, ओके, तो दोनों बातें आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगली बात है दोस्तों, समूचे मध्ययुगीन साहित्य में जवान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी अन्य नायिका दुर्लभ है, यह कथन दोस्तों बीसल देव के लिए है। और वो हो किसके लिए? राजमती के लिए। तो ये कौन कहता है? ये शुक्ल जी का कथन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा ये कथन। इसके साथ ही सर्वप्रथम संपादित रचना में 124 छंद थे, जिसको सत्यजीवन वर्मा ने संपादित करवाया विक्रम संवत 2008 में, और नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा इसे प्रकाशित कराया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ ही साथ अब बात छंदों की भी दोस्तों, यहाँ के तो छंद कितने छंद? 124 छंद हैं दोस्तों इसमें, इस रचना में 100 प्रश्नों की है, एक छोटे और 124 छंद हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसल देव रासों में कुल 128 पद हैं। ठीक है, तो अगर पद की पूछी जाए तो दोस्तों 128 माता प्रसाद ने दिया है, स्पेशल अगर पूछा जाए तो। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो सर्वसम्मति जो संपादित रचना है, जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक रचना है, वो माता प्रसाद गुप्त की है। क्योंकि माता प्रसाद गुप्त की प्रमाणिक रचना मानी जाती है, इसलिए छंदों की संख्या भी 128 मानना ही अधिक उचित रहेगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कितने छंद, तो 128 छंद को आप सही करिएगा। अगर डीपली बाकायदा स्पेशल पूछा जाता है कि भाई किसने कितने बताए हैं, तब आप उसे 124 से 128 के रूप में विभाजित करके बता सकते हैं। अब बात आते हैं दोस्तों इसकी भाषा शैली की, तो इसमें पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है मोस्टली से, जो सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ है वो पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। साथ ही साथ इसकी भाषा में कुछ फारसी, अरबी, तुर्की आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, कुछ अरबी तुर्की के शब्दों को भी प्रयोग किया गया है। शब्द तो हालांकि पूछे नहीं जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कौन कौन से शब्द प्रयोग किए हैं तो वो भी मैं आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो भी बता दूंगा। हालांकि शब्द के बारे में कोई प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, एक पंक्ति है जो इसको हम पढ़ लेते हैं। पंक्ति का मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये बीसल देव रचना से ली गई है, पंक्ति भी कई बार पूछ ली जाती है। तो पंक्ति इस प्रकार है, प्रणव चलो बीसल राम चहुराश्या सहूलिया बोलाई, जान तणी साजती करो जीर्ण रंगावली पहशो टोप। तो दोस्तों ये अभ्रंश के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया है, यानी कि अभ्रंश का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग उस टाइम हुआ था। तो ये मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को बता देता हूँ। प्रणव चलाओ बीसल देव का मतलब दोस्तों परिणय करने, प्रणव मतलब परिणय है, परिणय हम जो कहते हैं ब्याह शादी है ना, हम परिणय में जाते हैं तो प्रणव यहाँ पे तद्भव शब्द प्रयोग किया गया है, तो परिणय का शब्द हो गया प्रणय। तो प्रणव शादी करने के लिए, ब्याहने के लिए, शादी करने के लिए बीसल देव चले। और चौरासमा का मतलब होता है, चौरासमा का मतलब सामंतों को, यानी कि सभी सामंतों को
बुलाकर, सहु मतलब सभी सामंतों को बुला लिया गया है और सबको लेकर चल रहे हैं शादी करने के लिए। तो जान तणी, तणी मतलब होती है दोस्तों तणी, जान तणी, तणी मतलब तणी का मतलब होता है यान की। यान की मतलब कहते हैं तो दोस्तों हम जैसे बारात कहते हैं, बारात को लेकर चल दी है, ठीक है, बारात सजी गई है, चल दी है, ठीक है। तो ये इस जी रही रंगावली पहनो तोप, तो यानी कि सब सज धज करके सारी बारात जो है चल जाती है शादी करने के लिए। कहाँ पर? परमार, परमार के यहाँ पर, राजा परमार के यहाँ पर उनकी राजा कन्या राजमती के यहाँ शादी करने के लिए। तो ये पंक्ति यहाँ से दोस्तों ली गई है। तो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, ये बात आप समझते ही हैं। अपभ्रंश में ज़्यादा तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आज रासो काव्य में ये 2 रचना मैं दे रहा हूँ। इसके बाद कल पृथ्वीराज रासो दोस्तों वो क्लास तो उनकी स्टूडेंट होगी, जो पेड स्टूडेंट है उनकी रहेगी। उसके बाद जो बाकी ये है परमाल रासो और अन्य रचना है वो मैं बस से परसों आपके सामने उपस्थित करूंगा। अगर समय में मिल गया तो कल ही मैं उपस्थित करूंगा, ठीक है। तो इन सब की जानकारी के लिए आप और कुछ जानकारी चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मैं आपको दे चुका हूँ। आज की क्लास में इतना ही। और प्लीज़ सभी लोगों से एक आग्रह है कि प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताते जाएँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो कितना आपको ठीक लग रहा है, उपयोग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। धन्यवाद।